कुछ तो अजीब था, क्या था मुझे आज तक नहीं पता, मुझे आज तक समझ में भी नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की समझने की। बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी उस दिन, बट ऐसा भी नहीं है कि हवा में उड़ गए हूँ क्योंकि इतनी लीन बॉडी तो थी नहीं। लेकिन कुछ तो अजीब था, कुछ तो था कि मैं छत से गिरी। और उसी वक्त मतलब नीचे गार्डन था, गार्डन के पास में जो पाथ बना हुआ होता है तो उसकी जो किनोर होती है, उस किनोर के ऊपर आके मेरी बैकबोन लगी। 50 लाख जीते मैंने वहाँ पे। तो मैंने ये चीज़ फ़ील की कि जो लोग थे जो मेरी जैसी कंडीशन में थे, जिनको मेरे साथ मेरी जैसी कंडीशन हुई है, मतलब मैंने ये फ़ील किया कि लोग बहुत जल्दी ज़िंदगी से हार मान जाते हैं। ओवर द नाइट मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई। एकदम नॉर्मल से सेलिब्रिटी वाली ब्रांच जाती थी तो लोग आते थे फ़ोटो खिंचाने के लिए, मतलब ये सब कुछ चीज़ें चल रही थी। फिर मैं मतलब मेरा नंबर आ गया था और मैं सच में, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था उस दिन और मैं श्योर थी कि मेडल तो मुझे लेके ही जाना है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कलर कि कौन सा कलर होगा। कोई बात नहीं, ओलंपिक में नहीं है, एशियन गेम में खेलेंगे। एशियन गेम के लिए स्टाइल एशियन गेम में भी नहीं है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षांत पिलानिया। आज की वीडियो में हमारे साथ शताब्दी अवस्थी जी। इस वीडियो का पहला पार्ट कल आ गया था, तो जिसने नहीं देखा पहले वो जाके पहला पार्ट देख लो, उसके बाद सेकंड पार्ट से शुरू करना। थैंक यू। फिर नंबर आया केबीसी में हॉट सीट पे जाके, वो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है जिसको तो शायद कभी भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्या ऐसा आप काँप रहे थे हॉट सीट पे जाने के बाद? नहीं, नहीं, तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि अब तो कर देंगे। एक्चुअली क्या जो घर पे शूट करने के लिए लोग आते हैं ना, जो वहाँ पे वीडियो दिखाते हैं वहाँ तो जो मेरे पास में जो शूट करने के लिए आए थे भैया, उन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी और मैं उन्हीं की बात को लेके गई थी कि आप दीदी आप चाहे 5,000 भी जीत रहे हो ना, 5,000 जीत के वापस आ जाना। कम से कम आपको ये रहेगा कि हाँ मैं अपनी मर्ज़ी से छोड़ के आई हूँ। अगर हार के आओगे ना तो ज़िंदगी भर उबर नहीं पाओगे उस चीज़ से। तो आई वॉज क्वाइट श्योर कि मुझे उतना ही खेलना है जितना मुझे आता है, मैं रिस्क नहीं लूँगी। लेकिन हॉट सीट पे बैठने के बाद में क्या सर्दी क्या गर्मी कुछ नहीं हॉट पता सीट है ना वो। सच में, इसीलिए उसको हॉट सीट बोलते हैं, क्योंकि जब बाहर आए तो पसीने ही आ रहे थे। अच्छा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत बहुत कॉन्फिडेंस मिला उस शो से। जैसे अमिताभ ने भी बहुत अप्रिशिएट किया था। वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं और आपको बहुत नॉर्मल फील कराने की कोशिश करते हैं। उनके सामने बैठ के आपको लगता नहीं है कि आप स्टार ऑफ द मिलेनियम के सामने बैठे हुए हो। इनफैक्ट जब मैं मेरी व्हील चेयर शिफ्ट कर रहे थे, एक पोडियम रखा था उसके ऊपर व्हील चेयर शिफ्ट की थी, तो वो खुद उठ के हाँ आए। मैं उन्होंने चेक किया कि मैं प्रॉपर हूँ, मतलब सिक्योरिटी मेजर्स पूरे हुए हैं, उसके बाद ही शूटिंग स्टार्ट की। तो बहुत मतलब, और बीच में भी जब ये ब्रेक होते हैं कुछ भी, तो पास में आके एकदम आपका हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं और बातें करते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ में। और मेरा इस शो में जाने का एक बहुत बड़ा मेरा मकसद ये भी था कि मैं अपने आप को दुनिया के सामने लेके आना चाहती थी। एक्चुअली जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद में हम हॉस्पिटल्स में रहे, बहुत बहुत सारा टाइम हॉस्पिटल में निकाला। तो मैंने ये चीज़ फ़ील की कि जो लोग थे जो मेरी जैसी कंडीशन में थे, जिनको मेरे साथ मेरी जैसी कंडीशन हुई है, मतलब मैंने ये फ़ील किया कि लोग बहुत जल्दी ज़िंदगी से हार मान जाते हैं। मतलब अब शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है ज़िंदगी से हार मारने का, अपने आप को कोसने का, भगवान को कोसने का, अपनी किस्मत को कोसने का कि मेरे साथ में ही ऐसा क्यों हुआ। मेरे साथ वाली बेड पे एक लड़की थी, उसकी तो बहुत बहुत लो कंडीशन थी मुझसे, बट वो दिन भर रोती रहती थी। वो खाती नहीं थी, घर वाले परेशान होते थे। मैं अहमदाबाद गई, बहुत सारी जगह पे गई ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ पे जोधपुर के एक भैया थे, उन लोगों से भी अभी तक कांटेक्ट है। उनकी मम्मी मेरे पास में आके रोती थी कि बेटा खाना नहीं खाता है, रिमोट उठा के फेंक देता है, थाली उठा के फेंक देता है। तो कि मैं कैसे समझाऊँ उसको, मतलब वो, और ये चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। मतलब मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी आपकी वजह से आपके घर वाले दुखी हैं, उनको मतलब वो प्रॉब्लम है, इस तरीके से फिर आप रिएक्ट करके उनके दुख को कम करने की जगह और बढ़ा रहे हो। साथ में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रहे थे, जो अपना नेशनल आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट है NIA जयपुर के अंदर, इसमें भी मेरा 1-2 महीने ट्रीटमेंट चला था। मैं यहाँ पे भी रही, तो यहाँ पे भी देखा कि सब मतलब परेशान। अभी अगर कोई फिज़िकली फिट नहीं है, मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो वो चीज़ मेरे को, मतलब मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं जो एक पॉजिटिविटी है वो चीज़ मुझे वहाँ से मिली। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता था जब लोग रोते रहते थे, तो मेरे को लगता है कि आप टाइम तो निकलना है,
आप हंस के निकालोगे तब भी निकलेगा, रो के निकालोगे तब भी निकलेगा। रोने से ना तो वक्त रुकता है, ना ही रोने से आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं। अगर रोने से ही प्रॉब्लम ख़त्म होने लग जाए फिर तो ठीक है ना, 2-4 महीने एक साथ बैठ के रो लो, सारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। तो वो मैं सच बता रही हूँ। और 2006 के बाद में अभी 2023 चल रहा है, 16-17 साल मेरे एक्सीडेंट को हो गए हैं। मैं आज तक अपने एक्सीडेंट की वजह से तो कभी नहीं रोई। कोई कुछ और रीज़न्स हो सकता है, कुछ और वजह हो सकती है जहाँ पे जिसने आपको इमोशनली वीक किया हो, बट एक्सीडेंट की मतलब, और मुझे सच में नहीं लगता कि इस एक्सीडेंट की वजह से मैंने कुछ खोया है। मुझे लगता है कि इसने मुझे कुछ दिया ही है। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे महसूस होती है मेरे एक्सीडेंट से मुझे मिली है वो है कॉन्फिडेंस। बिफोर एक्सीडेंट आई वॉज अंडर कॉन्फिडेंट। मैं बोलती हूँ कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं बहुत शाय थी, बहुत रिजर्व नेचर की थी, और कभी भी ये नहीं सोच सकती थी मैं कि मैं कुछ कर सकती हूँ लाइफ में। तो एक्सीडेंट ने मुझे मेरे अंदर वो जो हम बोल सकते हैं कि जो छुपी हुई कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनसे मिलवाया। आज कंडीशन ये है कि ठीक है, कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, हार तो मानेंगे नहीं, जो भी होगा अब डर जीत नहीं होगी या लगता हार। डर नहीं लगता, किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, क्योंकि प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म हुए भी नहीं है। केबीसी के बाद में एक प्लेटफॉर्म मिला था, वहाँ पे भी मुझसे पूछा गया था कि आप केबीसी में क्यों आना चाहते हो। तो मैंने यही बोला था कि मैं लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, आपकी गति को धीमा जरूर कर सकती हैं लेकिन आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ज़िंदगी हमेशा चलती है। तो डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म मिला केबीसी से, जो हम बोलते हैं कि ओवर द नाइट मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई। एकदम नॉर्मल से सेलिब्रिटी वाली ब्रांच जाती थी तो लोग आते थे फ़ोटो खिंचाने के लिए, मतलब ये सब कुछ चीज़ें चल रही थी। एक अलग ही फेस था, वो एक कॉलोनी अलग वाली ही दुखना आंटियां थी। सब ऐसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मतलब वो था वो और नेम फेम पैसा सब कुछ दिया उस शो ने। जो मेरा फिर भी एक कहीं तो एक कमी थी, जो एक सपना था आर्म फोर्सेस में जाने का, देश की सेवा करने का, वो तो पूरा नहीं ही हुआ था। वो मुझे आज भी तकलीफ़ देती है वो चीज़। आज भी मैं कई बार सपने में सोते सोते मुझे बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है कि चारों तरफ अंधेरा है और कहीं एक नेवी का एक जहाज़ है, वो चमक रहा है वाइट वाइट, जिस पे इंडियन फ्लैग लगा हुआ है। तो ये मतलब बहुत तकलीफ, आज भी तकलीफ़ होती है उसको सोच के, एकदम दिल टूट सा जाता है। तो जब केबीसी मिला तो फिर ये सोचा कि अब कुछ तो करना है, अब क्योंकि फोर्सेस में तो नहीं जा सकते। तो मैंने सोचा कि मैं सोशल सर्विसेज के थ्रू मैं कुछ करती हूँ कंट्री के लिए। तो 2014 में मैं जयपुर ट्रांसफ़र हुआ मेरा। सवाई माधोपुर क्योंकि छोटा है, वहाँ पे इतने स्कोप नहीं है। जयपुर आने के बाद में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। यहाँ पे आके हमने सोशल सर्विसेज स्टार्ट किए, बहुत छोटे लेवल से, लाइक प्लांटेशन हो गया, पक्षियों के लिए परिंदे बांधना हो गया, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या फिर जो स्ट्रीट साइड के जो बच्चे होते हैं उनको एजुकेशनल एड्स प्रोवाइड कराना हो गया, या कभी संडेज़ में जाके उनको पढ़ा देते थे बिना किसी मतलब बैनर के, सिर्फ वैसे ही, सिर्फ सोशल सर्विसेज के। लेकिन बोलते हैं ना कि अगर आपने कुछ सोच रखा है तो वो आपको मिलेगा, और अगर आप सच्चे दिल से सोच रहे हो, आपकी मतलब आपकी क्या बोलते हैं उसको, कोशिश आपकी अगर जायज़ है, आपकी जो मांग है वो अगर सच है, तो ज़रूर डेफिनेटली वो मिलेगी। 2016 अगर नीयत में सच्ची है तो नीयत सच्ची है तो हाँ, तो सब जरूर मिलता है। होगा। हाँ, तो मुझे करना था कुछ भी देश के लिए। 2016 में रियो ओलंपिक्स हुए, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा कि एबल बॉडी के अंदर मुश्किल से 2 मेडल लेके आ पाए थे हम, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। एक बार तो लग ही रहा था कि शायद इस बार खाली हाथ ही आना पड़ेगा। हाँ, वहीं हमने देखा कि पैरालंपिक्स के अंदर 4 मेडल थे, इंक्लूडिंग 2 गोल्ड मेडल्स। और स्पेशली उसमें जो एक सुंदर सिंह गुर्जर थे, अनफॉर्चुनेटली वो मेडल नहीं लेके आ पाए, बट वो उस साल के सबसे हाईलाइटेड एथलीट थे। और क्योंकि वो करौली से हैं, मैं सवाई माधोपुर से हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं मतलब एक वो पड़ोसी कनेक्ट वाली फील फीलिंग हुआ। आती हाँ, थी कि हाँ ये यहीं के हैं। न्यूज़पेपर से बहुत न्यूज़ आती थी, बहुत बहुत छापा था मीडिया ने उनके बारे में, क्योंकि उनका भी तभी एक्सीडेंट हुआ था 2015 में, उनका हाथ कट गया था। उसके बाद में उन्होंने पैरालंपिक्स के लिए तैयारी की, और वो मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में वो उसमें उतरने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अरीना में पहुंचने से 52 सेकेंड लेट हो गए, तो ही कुडंट पार्टिसिपेट, वो नहीं खेल पाए, उनको बाहर कर दिया गया। अच्छा। जो आदमी यहाँ से ओलंपिक्स खेलने गया हुआ है वो 52 सेकंड लेट होगा नहीं। उनके साथ में जो लोग थे उनको, वो सब एंटी ग्रुप के थे। मैं समझ गया क्या हुआ होगा। उनको था कि ये लोग एंट्री करेंगे तो मैं भी एंट्री कर लूँगा,
वो उन लोगों ने एकदम लास्ट मोमेंट पे एंट्री किया और ये वो गए उनके पीछे पीछे गए। वहाँ पे उन्होंने बोला भी उनको कि आपकी कंट्री से एक एथलीट और हैं, तो दे डिनाइड कि नहीं, कोई नहीं है, हम ही हैं। भाई भाई का दुश्मन होता है। वही, उससे पहले भी उनके खिलाफ बहुत सारी साजिशें की गई थी कि डोप में फंसाने के लिए, जूस वूस में कुछ मिला के देना, ये सब कुछ। तो ये सब चीज़ें पेपर में आई थी, तो बहुत मतलब बहुत क्लोजली देखा था उसको। और फिर जब मेडल आए, रीवा मैम का मेडल आया, देवेंद्र सर का मेडल आया, दोनों के गोल्ड मेडल थे। और तो नहीं दीपा मैम का सिल्वर मेडल था, देवेंद्र सर का गोल्ड मेडल था, और एक मरियप्पन है उनका हाई जंप में गोल्ड मेडल था। तो वो एक साल जो 2016 था, वो इंडिया में पैरा स्पोर्ट्स के लिए एक ट्रांसफॉर्मिंग ईयर था, जहाँ से कि पैरा स्पोर्ट्स को लोग जानने लगे, अवेयरनेस आई। हाँ। हालांकि मुझे खुद को बहुत अजीब लगता है कि मैंने तैयारी की, 2008 से मैं तैयारी करी थी। 2004 में देवेंद्र भाई साहब का पहली बार मेडल आया था, और हम पढ़ते भी थे। हमने जीके में खूब पढ़ा था कि देवेंद्र झांझड़िया हैं, जैवलिन थ्रो करते हैं, राजस्थान से खेलते हैं, उनके मेडल आए हैं। इनफैक्ट मुझे 2012 में वो मिले भी थे एक प्रोग्राम के अंदर, मुझे बहुत अच्छे, मैं उनके कॉन्टैक्ट में भी थी, उनसे बात भी होती थी। लेकिन कभी भी ये चीज़ फील नहीं हुई कि मैं भी स्पोर्ट्स कर सकती हूँ, कि बीइंग अ डिसेबल मैं भी स्पोर्ट्स में जा सकती हूँ। कभी सोचा ही नहीं था, कभी दिमाग में ही नहीं आया। जब दीपा मैम को भी, क्योंकि मैं 2012 से फॉलो कर रही थी उनको बहुत टाइम से, मैं फेसबुक पे कनेक्टेड थी, उनसे बात होती थी। तो उनका मेडल आया, वो पहली लेडी बनी इंडिया में जो 70 साल के इतिहास में पहली बार इंडिया के लिए मेडल लेके आई। तो तभी भी ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैंने शुरू से स्पोर्ट्स नहीं किया। एक होता है ना कि अगर हम स्पोर्ट्स में ही रहते हैं तो हमको मालूम है कि हमको स्पोर्ट्स में आगे कुछ भी करना है। मेरा कभी कोई स्पोर्ट्स का एक्सपोजर रहा ही नहीं था बचपन से, पर होना था, कुछ करना था। आई थिंक 2015 में रजत भैया जो हैं अपने राजस्थान से हैं, आर्चरी में, रजत चौहान, उनको अर्जुन अवार्ड मिला था। तो उनकी भी न्यूज़ आई थी। वो सवाई माधोपुर गए थे घूमने के लिए, रणथंभौर। तो मेरी जियाजी, क्योंकि दीदी साथ में ही रहती थी, तो जियाजी से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उनसे मिले हैं, तो फिर अच्छा तो लगता ही है, जानते हैं अर्जुन अवार्ड ही हैं, उनसे मिले। तो ऐसे ही एक दिन घर में बैठ के बहुत कैजुअली बात चल रही थी, जिया जी दूसरे सिस्टर को बोल रहे थे कि अपनी बेटी को एडमिट करवा दो, मतलब एडमिशन दिलवा दो स्पोर्ट्स में। यहाँ पे काउंसिल में हॉस्टल भी है, वहाँ पे रह लेगी, पढ़ाई वढ़ाई भी होती है, कुछ अच्छा कर लेगी स्पोर्ट्स में। मतलब बहुत नॉर्मल वे में बात चल रही थी। तो मैंने ही बोला, मैंने कहा मैं भी कर सकती हूँ स्पोर्ट्स, बहुत एक्सटेम्पोररी, बस ऐसे ही थॉट आ गया, ऐसे ही बातों बस हाँ बातों बातों में कि हाँ बिल्कुल। वो जिया जी बोले कि आर्चरी शुरू कर दे अभी। तो मैं रजत भैया से मिल के ही आया था। मैंने कहा आप बात करो उनसे। तो दुष्यंत भैया हैं जो यहाँ पे कोच हैं, उनको उन्होंने कॉल लगाया, मेरी बात कराई। मतलब भिड़ते ही मैं, अब वो जानते तो कुछ थे नहीं, मैं सीधे बोलती हूँ, मैंने कहा मेरे को पैरालंपिक्स में जाना है। मतलब नहीं पता कि पैरालंपिक्स क्या होता है आपको, यू हैव टू स्टार्ट विद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, उसके बाद में इंटरनेशनल, फिर अब पहुँचते हैं वहाँ तक। तो वो बोले, मैंने पूछा, मैंने कहा मैं कर सकती हूँ क्या? वो बोले कि हाँ बिल्कुल कर सकते हो। मैं बैडमिंटन में खेलती थी, और बैडमिंटन में कभी कभी ऐसा लगता भी था कि शायद मैं बैडमिंटन खेलना शुरू कर दूं, बट तब भी ऐसी थॉट आई नहीं कि मुझे स्पोर्ट्स स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर दुष्यंत भैया से बात हुई, उसके बाद में यहाँ पे मैंने आर्चरी से, आई स्टार्टेड विद आर्चरी। मैंने आर्चरी शुरू किया, 1 महीने में गई वहाँ पे। तो वहाँ पे बाद तो शुरू में बस वही होता था, सिर्फ आपको 2 ईंटें पकड़ा देते थे हाथों में स्ट्रेंथ के लिए, या थेराबैंड से एक्सरसाइज करनी होती थी। उसी टाइम पे मेरे जो कोच हैं महावीर सैनी जी, उनको कहीं से मेरे बारे में पता चला, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। वहीं SMS स्टेडियम में उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। और मैं, जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी उनसे, मैं व्हीलचेयर में गाड़ियाँ बैठी हुई थी, क्योंकि व्हीलचेयर तो डिग्गी में रखी हुई थी, मैं आगे वाली सीट पे बैठी हुई थी। तो उन्होंने मुझे एथलेटिक्स करने के लिए बोला। मैंने बताया कि मैं आर्चरी कर रही हूँ। उन्होंने बोला कि एथलेटिक्स कर दे, एथलेटिक्स तेरे लिए ज़्यादा ठीक रहेगा, और क्योंकि मतलब इसमें स्कोप अच्छे हैं। मुझे नहीं पता था कौन से गेम में स्कोप होते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी। मैं गाड़ी में बैठी थी, तो उन्होंने मुझे शॉर्ट पुट पकड़ाया और मुझे थ्रो करने के लिए बोला। मैंने लाइफ में पहली बार देखा था कि हाँ गाड़ी में से, ठीक है। मैं शायद नाम भी, हम उस टाइम शॉर्ट पुट, मतलब नाम भी नहीं पता था कि एक्चुअली ये होता क्या है। हाँ, तो वो पकड़ाया मैंने, ऐसे ही फेंका होगा कुछ 1-1.5 मीटर क्या कुछ। फिर उन्होंने मुझे व्हील चेयर पर शिफ्ट होने के लिए बोला। पहले जब तक स्पोर्ट्स में नहीं आए थे तब तक एक वो डिपेंडेंट वाली लाइफ स्टाइल में जीते थे, मतलब व्हील चेयर जैसी हम लोग देखते हैं
हॉस्पिटल्स में होती है वो इतनी बड़ी साइज़ वाली, इतनी जाइंट साइज़ की व्हील चेयर, वो व्हील चेयर मैं यूज़ करती थी। उस व्हील चेयर पे बैठी मैं, उन्होंने मुझे थ्रो करने के लिए बोला, तो थोड़ा सा ज़्यादा गया होगा, उन्होंने मुझे बोला कि तो कल से स्टेडियम आना स्टार्ट कर दें। मैं एक दिन गई, मैं नेक्स्ट डे स्टेडियम गई, 1 अक्टूबर की बात है, और ओलंपिक से लोग आ चुके थे, और लकीली उसी टाइम मेरी मुलाकात सुंदर गुर्जर से हुई। ठीक है। उनका जब मिस हुआ तो मैं बहुत कोशिश कर रही थी उनसे मिलने की, क्योंकि मतलब मैं मिलना चाहती थी, क्या मतलब समझ सकते हैं कि क्या गुजरी होगी उस एक इंसान के ऊपर जो श्योर था कि जिसका मेडल आएगा, वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाया, पर क्योंकि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। वहीं पे वो मिले, मुझे मिले, तो थोड़ा मतलब वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मतलब मैं खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को कि हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि मतलब उसी टाइम से मैं उनसे मिली नहीं, तभी से मेरा उनसे एक इमोशनल अटैचमेंट है। फिर उसके बाद तो स्पोर्ट्स स्टार्ट ही हो गया। नेक्स्ट डे मैं स्टेडियम पे गई तो सर ने मुझे मना किया, बोले तू घर पे तैयारी करती रहे। वो मेरे घर आए, मालवीय नगर में घर ढूंढते हुए मुझे एक शॉर्ट पुट दे के गए कि यहीं पे बैठ के तू तैयारी कर लेना। लेकिन मैं स्टेडियम जाने लगी। मैंने घर पे बैठ के, मुझे ठीक नहीं लगा करना, मैंने कहा मैं वहीं पे जाके करूँगी। शुरू में वो मना करते थे कि नहीं मत आया कर, तेरे को मना किया है, परेशान होती है। मैंने कहा नहीं सर मैं आऊँगी। तो 4 दिन उन्होंने देखा कि सुबह शाम दोनों टाइम में आ रही हूँ, तो उनको भी लगा कि नहीं ये लड़की में लगन है। उसके बाद से फिर उन्होंने मुझे मना फिर नहीं से वही किया। नियत वाली बात आ गई। हाँ वही। तो उसके बाद मतलब वो वहाँ से मेरी स्पोर्ट्स की जर्नी स्टार्ट हुई, जो अभी तक कंटिन्यू है। बहुत कुछ दिया स्पोर्ट्स ने मुझे। सबसे बड़ी बात जो मैं मानती हूँ कि स्पोर्ट्स से मुझे मिली है, वो ये है कभी नहीं हारने वाली जो एक चीज़ होती है ना, कि आपको हमेशा लड़ते रहना है, जो एक जज्बा होता है। आपने देखा होगा कि आपको याद आता है कभी किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने सुसाइड किया हो? कभी भी, किसी भी टाइम में। जबकि हमसे अभी कोई पूछ ले, बिजनेसमैन के नाम पूछ ले, कोई स्पोर्ट्स अपने मतलब जो एंटरटेनमेंट वाले होते हैं, इनके स्टूडेंट हो, सेलिब्रिटीज़ कोई के भी नाम, हो, किसान हो, सब लोग करते हैं। लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन ज़िंदगी में कभी हारना नहीं सीखता। 10 लोग होते हैं जो हम एक छोटी सी बात करें 100 मीटर की, अगर 10 लोग उसमें भाग रहे हैं तो मेडल तो 3 ही लोगों के आने हैं। लेकिन जो बाकी 7 लोग होते हैं वो ये छोड़ के अपनी ज़िंदगी नहीं ख़त्म कर लेते कि अब मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया। उनको ये पता है कि ठीक है आज का दिन हमारा नहीं था, आज हम हार गए, तो 1 दिन का 2 दिन का ब्रेक होता है, बुरा लगता है। बीइंग एन एथलीट मैं कह रही हूँ बहुत बुरा लगता है जब आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो। लेकिन फिर हम सेल्फ एनालाइज करते हैं कि हमारी मेहनत में कहाँ कमी रह गई। हर खिलाड़ी जब भी कभी हारता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वो यही सोचता है कि मेरी मेहनत में कहाँ कमी रह गई, क्या ऐसी चीज़ थी कि मैं उसको नहीं कर पाया। कोई भी खिलाड़ी ये नहीं खिलाड़ी बहाने नहीं बनाते। वो ये नहीं बोलते कि वो ज़्यादा अच्छा कर गया, या आज का मेरे पैर में दर्द था, या कुछ भी था, ये सब चीज़ें नहीं करते वो। चाहे ठीक है बाहर बोलने को आप कुछ भी बोलो, लेकिन अंदर सबको ये चीज़ पता होती है कि मेरी मेहनत में कहाँ कमी थी और मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए क्या चीज़ें चेंज करनी है। आज हम हारते हैं, हम अगले दिन से फिर से शुरू कर देते हैं पूरे साल के लिए। पूरे साल मेहनत करते हैं, एक दिन आता है जिस दिन वो ठीक है, वो दिन आपका है तो आपका होगा, नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन हम अगले दिन से फिर तैयारी कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको बोलते हैं, वो स्पोर्ट्स ने मुझे दी। और उसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मुझे मतलब स्पोर्ट्स से मिली, जो मैंने ज़िंदगी में कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो है इंडिपेंडेंट होना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अकेले घर से बाहर निकल पाऊँगी। पहले क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया कि मुझे यूरिन का सेंसेशन नहीं है, तो मुझे टाइमली मतलब 3 घंटे में 4 घंटे में एक बार खुद से जाके यूरिन पास आउट करना होता है। तो मेरा जो स्पैन था वो 4 घंटे था, कि मैं सिर्फ 4 घंटे घर से बाहर रह सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं घर से बाहर नहीं रह सकती। जाऊँगी तो कोई फिर घर में से, क्योंकि मम्मी होंगी या दीदी होंगी, किसी ना किसी की मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी। पर जब स्पोर्ट्स स्टार्ट किया तो शुरू में मैंने अक्टूबर से स्टार्ट किया था, दिसंबर में मेरा पहला टूर्नामेंट हुआ था तो स्टेट लेवल का, जिसमें मैंने शॉर्ट पुट, डिस्कस, जैवलिन में गोल्ड मेडल जीते थे। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी उस टाइम पे। तीनों में आपने गोल्ड मेडल जीता? हाँ, स्टेट के अंदर। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस मिला कि अभी मतलब कर सकते हैं। बट ठीक है, वो स्टेट लेवल पे अभी आजकल तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पिछले 4-5 साल पहले भी कंपटीशन में थोड़ा कम था, अभी तो आज एकदम नेक टू नेक कंपटीशन है। पर नेशनल लेवल पे तो बहुत कंपटीशन था। उसके बाद में फरवरी के अंदर दुबई में एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है हमारी फाजा के अंदर, वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है पैरा में, उसके ट्रायल्स थे। तो मैं शायद वो लकीस्ट लोगों में से हूँ जिसने बिना नेशनल खेले सीधे इंटरनेशनल के लिए ट्रायल दिया।
मैंने ट्रायल दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं दुबई चली गई खेलने के लिए। पहला मार्च 2017 में मेरा पहला कंपटीशन था। वहाँ पे मेरी कैटेगरी चेंज हो गई, क्योंकि हम लोग पैरा स्पोर्ट्स के अंदर कैटेगरी वाइज खेलते हैं। अभी तक मैं जिस कैटेगरी में खेली थी वो लोअर कैटेगरी में खेली थी। वहाँ पे जाके मुझे 2 कैटेगरी हायर, मतलब मैं 53 में यहाँ पे खेली थी, मुझे 55 कैटेगरी वहाँ पे मिली। बहुत बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा था कि बहुत रोई थी मैं उस दिन जिस दिन का क्लासिफिकेशन हुआ था, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस किसी को नहीं होता, प्रॉपर नॉलेज किसी को नहीं होती। आपको भी अंधेरे में रखते हैं, जब तक आप इंटरनेशनल नहीं जाओगे आपको नहीं पता होगा आपकी प्रॉपर कैटेगरी क्या बन रही है। मुझे 55 मिला, मैं बहुत रोई। एक बार को मुझे लगा कि मैं यहाँ से वापस चली जाऊँ, मैं अब तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर मैंने पार्टिसिपेट किया। वही मतलब ठीक है, एक बार थॉट आती है नेगेटिव, उसको फिर पॉजिटिव करते हैं। मैंने पार्टिसिपेट किया, बहुत कंपटीशन था, वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल आया। तो तब तो फिर हो गया था कि नहीं, अब तो है, यही है, जो भी है कैटेगरी मिल गई है आपको, इसी कैटेगरी में खेलना है आगे। विद इन 8 मंथ्स मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई किया, जो कि ओलंपिक से ही बड़ा टूर्नामेंट होता है। ठीक है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला। कुछ रीज़न वो है ना, मतलब चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं ज़िंदगी में। उस टाइम पे मेरी वर्ल्ड रैंक 5th अंडर, मैं टॉप 5 में चल रही थी, लेकिन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में क्योंकि नया नया गेम था, आप मतलब आइडिया था नहीं, प्रॉपर नहीं था, तो जो थ्रोइंग फ्रेम होता है हमारा, एक स्टैंड होता है जिसके ऊपर बैठ के हम थ्रो करते हैं, वो प्रॉपरली जो जो भी इनके मेजरमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो नहीं बना हुआ था। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया मुझे, मेरे दोनों तीनों फाउल हो गए, मैं नहीं खेल पाई, नहीं पार्टिसिपेट कर पाई। बहुत ऐसा था कि मतलब आप चल रहे हो टॉप 5 के अंदर और आप परफॉर्म ही नहीं कर पाए। उसके बाद में क्योंकि मैंने मतलब 31 की एज में मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था। उस एज जिस एज में जनरली लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, और पिछले 10-12 साल से मैं बेड पे ही थी, तो बॉडी मेरा इतना सपोर्ट नहीं कर रही थी। और अचानक से सिटिंग बढ़ गई थी, सुबह 5 बजे से का से शेड्यूल शुरू होता था, रात को 9 बज जाते थे बैठे बैठे। तो इस वजह से मुझे बेड सोर हो गया था उस टाइम पे, जब जिस दिन मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप से वापस आ रही थी। फ्लाइट में मेरी तबीयत ख़राब हुई थी फर्स्ट टाइम। उसके बाद मुझे मतलब हिप पे एक छोटा सा घाव हुआ था, वुंड हुआ था, और क्योंकि मुझे नहीं पता था ये क्या होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा ठीक है कुछ लग गई होगी, ठीक हो जाएगा। मैं दवाई लगाती रही अपने हिसाब से, टैबलेट्स लेती रही उसको ठीक करने की, बट वो अंदर ही अंदर बढ़ता गया। और जब फिर डॉक्टर को दिखाया तो वो बहुत ज़्यादा फैल चुका था, मतलब वो बोन तक इन्फेक्शन हो गया था। सर्जरी हुआ, मेरा मेजर सर्जरी हुआ, उसे मतलब पूरा हिप ट्रांसप्लांट किया, प्लास्टिक सर्जरी हुआ, बोन तक रिमूव की। मैं 6 महीने बेड रेस्ट पे थी। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम में मतलब बैठी थी तो मुझसे बिस्तर के ऊपर भी बैठा नहीं गया था। फिर से तैयारी शुरू की, बहुत परफॉर्मेंस एकदम ज़ीरो आ गई थी। जब मतलब वर्ल्ड चैम्पियनशिप के टाइम पे मैं पीक पे थी, फिर एकदम ज़ीरो परफॉर्मेंस आ गई थी। फिर से तैयारी शुरू की, 2018 में एशियन गेम्स थे, उसके लिए तैयारी शुरू की। एशियन गेम्स आते आते 1-1.5 महीने पहले मुझे पता चला कि मेरा शोल्डर में इंजरी हो गई है, जो वही मतलब रॉन्ग एक्शन की वजह से कुछ एक AC जॉइंट में एक बोन होती है, वो रॉन्ग डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो मेरा मतलब एकदम रिस्ट्रिक्ट हो गया था। मतलब मैं ओवर द हेड कर ही नहीं पाती थी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला। मेरे को था कि मैंने कहा सर्जरी तो मैं नहीं करवाऊंगी, मेरी एशिया में 2nd रैंक चल रही थी उस टाइम पे। मतलब मैं जब एशियन गेम्स में खेलने के लिए गई, मैं 2nd रैंक के साथ में गई थी, मैंने कहा खेलना तो है। फिर ओवर हेड एक्टिविटीज़ के लिए मना किया था। सिर्फ इतना मतलब मुझे ये रिलैक्स था कि मतलब मैं शॉर्ट पुट थ्रो करती थी ना, थ्रो में मुझे पेन नहीं होता था। अदरवाइज़ मैं ज़रा सा भी हाथ कंधा ऊपर नहीं कर पाती थी। यही मेरा मतलब थ्रोइंग हैंड भी यही है। टेनिस एल्बो मुझे हुआ उसी टाइम पे। मतलब ये था कि कैंप के लिए छुट्टियां मिल जाती हैं ऑफिस से, नेशनल कैंप में नाम आ ही गया था मेरा एशियन कैंप में। तो मैं पहले फिजियो के पास जाती थी, ट्रीटमेंट करवा के आती थी, उसके बाद मैं आके थ्रो करती थी विदाउट वार्म अप, विदाउट एक्सरसाइज। मैंने जिम भी नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी। अब बहुत कॉन्फिडेंट थी एशियन गेम में कि तो मेरा मेडल आना ही आना है। हम पहुँचे वहाँ पे एशियन गेम में, अगेन मतलब वो अब तो मुझे बताने में भी अजीब लगता है कि शायद सामने वाला ये सोच रहा होगा मैं कि मैं बहाने बना रही हूँ। हाँ, कि इतना गलत कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है किसी के साथ में बार बार गलत।
फिर मैं मतलब मेरा नंबर आ गया था और मैं सच में मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था उस दिन, और मैं श्योर थी कि मेडल तो मुझे लेके ही जाना है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कलर कि कौन सा कलर होगा। मेरा जो स्टैंड होता है वो स्टैंड उन्होंने वहाँ पे फिक्स किया। मतलब मैं हाथ में शॉट पुट लेके एकदम रेडी थी, अगले 1 मिनट के अंदर अंदर मैं परफॉर्म कर चुकी होती। उन्होंने उसको पता नहीं कैसे, वो शायद एक बार और टाइट नहीं करते तो कुछ नहीं होता, उसको जब स्टैंड को फिक्स करना होता है रॉड्स के साथ में, चेन्स के साथ में फिक्स किया, उसकी वेल्डिंग निकल गई, वो टूट गया। जो मेरा थ्रोइंग स्टैंड था जिसके ऊपर बैठ के मुझे थ्रो करना था, वो स्टैंड टूट गया। मतलब मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ है। मैंने कहा मैं कर लूँगी, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, टूट गया तो टूट जाने दो, एक ही साइड से टूटा है, बाकी 3 तरफ से तो बंधा हुआ है ही, ठीक है होगा, थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, मैं कर लूँगी। उन्होंने मना कर दिया कि ड्यू टू सिक्योरिटी मेजर्स वी कांट अलाउ। हाँ। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की उनसे कि मुझे प्लीज़ करने दो, क्योंकि मतलब ये हमारा थ्रोइंग स्टैंड एक तरह से हमारा इक्विपमेंट होता है अच्छा। कि मतलब सब लोगों को अपना अपना कैरी करना होता है। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं करेंगे, आप किसी और से बात कर लो, अगर कोई और आपको देने को एग्री हो तो। मेरा दिमाग एकदम एकदम चलना बंद हो गया था, मेरी बॉडी एकदम ठंडी हो गई थी। मेरे साथ में जो इंडिया की लड़की थी, मैंने उसको बोला अपना स्टैंड देने के लिए, उन्होंने मुझे दे भी दिया, बट मैं जल्दबाजी में मैं ये देखना भूल गई कि उनका जो स्टैंड है वो तो मेरे कंपैटिबल है ही नहीं है। मैं बैठ भी गई उस थ्रो पे, और जब मैं थ्रो करने लगी तो मुझे पता चला कि मैं नहीं कर पाऊँगी इसके ऊपर, क्योंकि मेरी पूरी बैक एकदम कवर हो गई थी। उनकी हाइट मुझसे बहुत ज़्यादा है, उन्होंने अपने हिसाब से बनवाया हुआ है, तो मैं नहीं परफॉर्म कर पाई उसमें भी। मतलब जितना मैं थ्रो कर रही थी उसका, उससे बहुत बहुत कम मैंने परफॉर्म किया। तो जो एक्सपेक्टेड था वो मैं नहीं दे पाई। अगेन वो मतलब वो तो ये चीज़ तो फिर ऐसी है ना कि कोई नहीं समझता इस चीज़ को, सबको यही लगता है कि आपने अच्छा नहीं किया। घर वालों से मैंने बात नहीं की थी कई दिनों तक, यहाँ पे भी सब लोग यही सोच रहे थे कि पता नहीं क्या कर गया, ये परफॉर्म नहीं किया। वो मतलब एक वो गुस्सा सबको आता ही है। फिर वहाँ से मतलब उधर से आने के बाद में मैंने शोल्डर का ऑपरेशन करवाया। आते ही एशियन गेम से शोल्डर ऑपरेट हुआ, उसके बाद फिर वापस जीरो। एकदम ज़ीरो, वही बेड रेस्ट पे 2-3 महीने का बेड रेस्ट था। फिर शुरू किया तो ओलंपिक थे 20 में, ठीक है, तैयारी चल रही थी, बहुत अच्छी तैयारी चल रही थी, बहुत बहुत ही मतलब मैं शॉट पुट मेरा मेन गेम है। और वो क्योंकि पहले जैवलिन भी कर लेती थी, लेकिन जब से फिर शोल्डर ऑपरेट हुआ तो जैवलिन बंद हो गया, क्योंकि पूरा जैवलिन के लिए पूरा रोटेट होना चाहिए, मेरा अभी एक कंधा पूरा रोटेट नहीं होता। और उसके बाद में अपने ओलंपिक की लिस्ट आती है, वहाँ पे हमारे पैरा स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि सारे इवेंट लिस्टेड नहीं होते हैं, कभी कभी कुछ कुछ इवेंट्स हट जाते हैं। जब ओलंपिक की लिस्ट आई, पैरालंपिक की लिस्ट आई, उसमें मेरा शॉट पुट इवेंट नहीं था। ठीक है। अगेन इट वॉज शॉकिंग कि अभी क्या, कोई नहीं। फिर मैंने जैवलिन स्टार्ट किया कि खेलना तो है ही। और जैवलिन क्योंकि डिस्कस थ्रो मैं करती नहीं हूँ, मुझसे होता नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। मैंने जैवलिन शुरू किया, जैवलिन में मैंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। 2019 में स्विट्ज़रलैंड में मैंने मेडल जीता, और मैंने वहाँ पे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। तैयारी चल रही थी, अच्छी तैयारी चल रही थी, कोविड आ गया। कोविड आने के बाद में सब बंद हो गया क्योंकि हमें तो डॉक्टर ने मना ही किया था कि क्योंकि व्हील चेयर पे हैं तो ज़्यादा इम्यूनिटी वीक होती है, तो बाहर नहीं जा पाए, तो छोड़ दिया ओलंपिक को। उसके बाद ठीक है, मैंने कहा अब नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करेंगे। तो बाद 2-3 साल मतलब बहुत लंबा ब्रेक लगा, घर पे रह के जितना कर सकते थे उतना किया, बट फिर भी स्पोर्ट्स से ब्रेक लेना पड़ा। उसके बाद में अभी 2024 की जब लिस्ट आती है तो पता चलता है कि शॉट पुट भी नहीं है, जैवलिन भी नहीं है, दोनों इवेंट नहीं है। एशियन गेम उनका ठीक है, कोई बात नहीं, ओलंपिक में नहीं है, एशियन गेम में खेलेंगे। एशियन गेम की लिस्ट आई, एशियन गेम में भी नहीं है। तो फिर फाइनली अभी मैंने स्पोर्ट्स चेंज किया है, क्योंकि अब अभी ऐसा है कि अगर आपका ओलंपिक में इवेंट नहीं है तो नेशनल में भी नहीं होगा, स्टेट में भी नहीं होगा। तो मतलब वही अगेन दो राह पे आके खड़े हो गए कि या तो आप स्पोर्ट्स छोड़ दो या फिर चेंज करो, छोड़ना तो है नहीं। मैंने अभी शूटिंग स्टार्ट किया है, अब तो और मेडल लाके रुकेंगे। मेडल तो चाहिए ही चाहिए। अब वो टाइम है, मतलब आएगा तो सही, कब आएगा ये नहीं पता, आएगा। अभी आएगा। तो आप और That's all इस about. सबसे क्या मतलब जीवन क्या है आपके लिए? आप ज़िंदगी हमेशा आगे बढ़ने का नाम है।
आपको रुकना कभी भी ऑप्शन नहीं होता। सबसे आसान होता है ज़िंदगी से हार मान लेना, मुश्किल होता है तो उसका सामना करना। और मैं ये मानती हूँ कि जिस वक्त इंसान ये ठान लेता है कि मुझे अब इस परेशानी का सामना करना है, उसी दिन से उसी वक्त से जो भी परेशानी होती है वो उसका अस्तित्व ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी होती है और आप जीत जाते हो। आप जब तक किसी चीज़ का सामना नहीं करोगे वो आपको डराती रहेगी। हम बोलते हैं ना कि जिस चीज़ से जितना भागते हैं वो उतना आपके सामने आती है। तो हार मानना कभी भी सोल्यूशन नहीं है। बहुत आसान होता है हार मानना, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। मुश्किल होता है सामना करना। एक 18-19 साल का बच्चा, उसको क्या बोलना चाहोगे? आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की क्या, वैसे हमेशा से ये चीज़ रही है कि हम जब टीनेज में होते हैं तो हम एक अलग ही दुनिया में होते हैं। हमको सिर्फ ये लगता है कि हम समझदार हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो तो बेवकूफ़ हैं, उनको तो कुछ नहीं आता, वो तो मतलब हो गए, वो उनके टाइम पे कुछ होता होगा, अपनी चीज़ें हमारे ऊपर थोप रहे हैं, ठीक है ना। और हमारे अंदर ही सारी बुद्धि है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं और ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब आप उस एज को क्रॉस कर चुके होगे बाद में जाके। तो सबसे बड़ी चीज़ ये, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है खुद पे कॉन्फिडेंस रखना। और यहाँ पे तो मतलब मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी कि कई बार होता है कि आप जो कुछ नहीं कर पाते आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं जाने अनजाने में, और वो धीरे धीरे करके आप एक प्रेशर डेवलप कर देते हैं। स्पेशली अभी हम जो कोटा में देख रहे हैं जो हो रहा है, आज के ही न्यूज़पेपर में है कि इस साल सबसे ज़्यादा सुसाइड्स हुए हैं वहाँ पे। और रीज़न सबका एक ही है, प्रेशर बच्चे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर वो 90 भी लेके आ रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन उनसे 100 की है। तो आपको, और जो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम जहाँ पे हम लैक कर रहे हैं, सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ी एक जो मतलब गैप हम लोगों के बीच में आ गया है ना, स्पेशली स्मार्टफोन आने से, कि एक जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम बजाय इसके कि अपनी प्रॉब्लम्स को अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर करें, हम उसको फेसबुक रील्स के अंदर, इंस्टाग्राम रील्स के अंदर ढूंढने लगते हैं। हमसे रिलेटेड जो कोई थॉट्स आते हैं वो अच्छे ये तो लगते मैं ही हैं। हूँ। हाँ, तो मैं मतलब सभी हैं, सभी फिर वो उस चीज़ में घुसते चले जाते हैं, और हर चीज़ वो देख के लगता है कि नहीं हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और इन बिटवीन अगर आप ऐसा कुछ भी नेगेटिव देख लेते हैं तो वो हावी हो जाता है आपके ऊपर। तो ज़रूरी है इस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म किया जाए। आप जो भी सोचते हो, ज़रूरी नहीं है, मैं बच्चों को भी ये बोलती हूँ, मैं पेरेंट्स को भी ये बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन में ही बच्चे अच्छे होंगे तो ही वो कुछ कर पाएंगे, एकेडमिक्स में अच्छे होंगे तो ही वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैंने सुंदर गुर्जर की बात की आपसे, वो 3 टाइम फेल है 10th में। अच्छा। और आज आप देखो उनके अंदर वो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर RFS लगे हुए हैं और कितना वो नाम रोशन कर रहे हैं दुनिया में। सही बात है। आपको क्या चाहिए, मतलब एक माँ बाप की यही एक्सपेक्टेशन होती है ना कि बच्चा सेटल हो जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए या कुछ अच्छा बिजनेस कर ले, कुछ भी कर ले। तो ये सब चीज़ें तो आपको और किसी मतलब पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ों से भी तो मिल रही है ना। स्पोर्ट्स है, आज भी 90%, क्या मैं बोलूँगी 99% लोग, वो लोग स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हैं जो लोग एकेडमिक्स में अच्छे नहीं हैं या जो लोग कुछ और नहीं कर पा रहे हैं, तो मजबूरी में आके वो स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हैं कि चलो वहाँ कुछ नहीं हो रहा, कम से कम यहाँ पे कुछ हो जाएगा। तो क्यों नहीं स्पोर्ट्स एक ऑप्शन क्यों नहीं है? आप उसको बराबर में लेके क्यों नहीं चलते उसको कि उसको, तो इस स्पोर्ट्स को भी एक करियर ऑप्शन के रूप में लेना चाहिए। और आप देखो स्पोर्ट्स क्या नहीं देता है आपको, नेम देता है, फेम देता है, पैसा भी देता है। आपको जॉब चाहिए, अब तो हमारी गवर्नमेंट भी है कि नेशनल मेडल आती है, आपको आउट ऑफ टर्न जॉब भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। और उसके साथ में एक जो ज़िंदगी जीने की जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती है, फिटनेस होती है, एक आपकी इच्छा शक्ति होती है, कॉन्फिडेंस होता है, वो सब कुछ मिल रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में अच्छे हों, हो सकता है आप म्यूज़िक में अच्छे हो सकता है आप डांसिंग में अच्छे हो सकता है आप पेंटिंग में अच्छे हो सकता है आपको कुछ अपना बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, हो सकता है आप स्टोरी टेलिंग में अच्छे हैं, कोई भी ऑप्शन हो सकता है ना। तो सिर्फ क्यों एक ही, मतलब जैसा कि 3 इडियट्स में भी हमने देखा था, सक्सेस के पीछे क्यों भागना? खुद आप टैलेंटेड बनो ना, सक्सेस अपने आप आपके पीछे आएगी। तो और हर इंसान के अंदर कैपेबिलिटीज़ होती है, हर इंसान के अंदर क्षमताएं होती हैं, ज़रूरत होती है सिर्फ सबसे पहले तो आपको खुद को उनको पहचानना होता है। हम हमेशा यही सोचते रह जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं कर पाएंगे। सुसाइड का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही होता है कि हम अपने आप को कम मानने लगते हैं कि हमसे नहीं होगा।
तो खुद के अंदर जो क्षमताएं छिपी हुई हैं उनको पहचानने की कोशिश करो, अपने घर वालों से उसके बारे में बात करो, उसको निखारो। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स ऐसे होंगे जबकि जहाँ बच्चे अगर कुछ उनको बोलेंगे तो वो उनकी बात नहीं सुनेंगे, सुनते हैं, समझते भी हैं। हो सकता है कई बार आपको मतलब थोड़ा सा नहीं सपोर्ट मिले, लेकिन अगर आप हो अपना मतलब अगर आपकी जो नीयत है वो साफ़ है, सच्ची है, तो डेफिनेटली सब लोग आपका सपोर्ट करेंगे। हार मानना कभी भी सोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप टाइम ज़्यादा ले लिया ना मैंने? नहीं, मेरा ऐसा ही है, मैं बोलना शुरू करती हूँ ना तो मेरा ख़त्म नहीं होता। अरे मेरे साथ में है प्रॉब्लम ना, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है मैम, ये अच्छी बात है मैं आपकी। शुरू करती हूँ ना, होती नहीं ख़त्म। नहीं मैम, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मैं तो बहुत मोटिवेट हो गया हूँ। अपन कितनी बार कुछ भी हो जाए, अपन नहीं झुक रहे अब। मम्मा